नमस्कार दोस्तों। क्या ममता बनर्जी बच जाएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे? क्या और तमाम सारे वो मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है, वो बच जाएंगे? ये सभी जेल जाएंगे? अब इसका जवाब पता नहीं क्या हो। क्या राहुल गांधी जो कहते हैं वही सत्य होता है? और क्या राहुल गांधी की सत्यता से ही डरकर नरेंद्र मोदी इस तरह से सब फांसीवादी नीतियां अपना रहे हैं? और वो इसीलिए उनकी पार्टी और वो सब राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। क्या ये सारी साजिश नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खत्म करने के लिए है? क्या नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे को झुका लेंगे और उनकी पार्टी तोड़ देंगे? क्या है? इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मुझे गिरफ्तार किया तो मैं तो किसी तरह से छूट जाऊंगी। किसी तरह क्या होता है? छूटने के लिए हर कोई एक ही तरीका है कि यदि गिरफ्तार होगा तो अदालत से जमानत होगी, अदालत में ट्रायल चलेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि सरकार, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार आप पर कृपा कर दे, तो वो केस जो है इतना हल्का कर दिया जाए और ईडी आपकी गिरफ्तारी ना करे, या ईडी आपको गिरफ्तार यदि कर लेती है तो वो कह दे कि ठीक है, जमानत दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पूछताछ हो गई। और फिर जैसे तमाम सारी फाइलें गायब हो जाती हैं और पता नहीं उसकी जांच कहां चली जाती है, वैसे ही हो जाएगा। क्या कहना चाहती हैं? वो कहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने का है, और जहां जहां विपक्षी दल हैं, उनकी सरकारें हैं, वो सब भ्रष्ट हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सब संत महात्मा हैं। सवाल जरूर है कि यह बात कोई भी सोच सकता है, क्या सचमुच ऐसी स्थिति है? यदि आप भाजपा शासित राज्य में रहते हैं तो आप देखिए, क्या आपकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, रिश्वत नहीं ली जा रही है, पुलिस वाला आपको कहता है अरे नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और तमाम सारी चीजें। मुझे आज भी याद है, नरेंद्र मोदी सरकार के विधि आयोग ने एक सिफारिश की, और उस सिफारिश में उसने कहा कि यदि जायज काम होता है, उस काम के बदले पैसा लिया जाता है, तो उसे करप्शन नहीं माना जाना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार नहीं माना जाना चाहिए। यानी आपके जायज काम की फाइल लटकाई जाएगी और आप परेशान होकर पैसा दे आएंगे तो कहा जाएगा नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार तो नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह की जब सोच हो और दूसरी तरफ आप कहें भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने आदिवासियों की अस्मिता को ललकारा है। आदिवासी अपने जल जमीन जंगल की लड़ाई सालों साल से लड़ता चला आ रहा है, और तमाम हम सब जैसे तमाम सारे लोग जिनके पास कहीं से पैसा आता है, कुछ आता है, तो हम उनकी जमीन पे, उनके जंगल पे, उनके जल पर और उनके पर्यावरण पर कब्जा करते हैं, हमला करते हैं, कहीं पेड़ कटवाते हैं, कहीं वहां जमीन गलत तरीके से खरीदते हैं और उसके बाद में उसे रेगुलराइज करा लेते हैं, फिर कहीं कुछ और होता है। इस तरह के तमाम खेल होते आए। कई बार हम किसी आदिवासी के ही नाम से जमीन खरीद के और उसके बाद में उसका खेल करते हैं। आदिवासियों के कोई ठेके पट्टे नहीं हुआ करते थे, वो जंगलों में रहते थे, ओरिजिनल वासी हैं वो लोग, और वही वास्तव में मालिक। हम लोग जो भी हैं, सब चाहे जहां से आए हों या यहीं के हों, हम मालिक नहीं थे, मालिक तो वही थे। हम आकर के उनके यहां इंटर किए, और इसके बाद में उसी राज्य के मुख्यमंत्री पर
यह आरोप लगाया जाता है कि वो 8.5 एकड़ जमीन गलत तरीके से अपने नाम कर लेता है और वो गड़बड़ करता है। हुजूर, इस आरोप में गिरफ्तारी हुई है। यदि ऐसा है तो इसका केस तो सिविल कोर्ट में चलना चाहिए। इसका ईडी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें धन शोधन तो है ही नहीं। लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि जिस जमीन को बताया जा रहा है वह जमीन किसकी है? वह जमीन न बिक सकती है, न ट्रांसफर हो सकती है, न कुछ हो सकता है। तो साहब, वो हेमंत सोरेन की कैसे हो गई? और जो उनके पास से कोई संपत्ति ऐसी बरामद नहीं हुई, जो एसेट्स उनका आप बताते हैं कि उनका है, उसको वो खुद भी अपने अकाउंट में बताते हैं कि हाँ साहब ये मेरा है। यानी कोई चीज नंबर 2 की है ही नहीं, फिर भी आपने गिरफ्तार कर लिया। तो वही ममता बनर्जी की बात, क्या वो बच निकलने के लिए, जेल जाने से बच जाएंगी, निकल जाएंगी, छूट जाएंगी, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई डील करने जा रही है? कुछ और स्थिति है? क्या वो भी डर गई हैं? या वो नीतीश कुमार की तरीके से पलटू राम बनने जा रही हैं, क्योंकि पहले भी वो भाजपा में रह चुकी हैं? तो ऐसी स्थिति में तमाम सवाल है। लेकिन हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया कि वो वीर योद्धा है, वो डरने वालों में से नहीं। उन्हें काफी दिनों से उनको डील किया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि हम आपकी सरकार बनवा देंगे, आप ही को मुख्यमंत्री बनवा देंगे, आप साथ छोड़ दीजिए कांग्रेस का, राहुल गांधी का साथ छोड़ दीजिए। वो तैयार नहीं हुए, बिके नहीं, तो साहब जेल चले गए। लेकिन आज भी वो बिके नहीं है। उनके सारे एमएलए एक साथ खड़े हैं और साथी दलों के भी खड़े हैं, और सब लगातार कह रहे हैं। राज्यपाल को चिट्ठी दिए 18 घंटे हो गए कि चंपई सोरेन के पास में बहुमत है, और बहुमत बहुत ज्यादा है। भाजपा के पास में 32 का बहुमत है और उनके पास में टोटल 48 का बहुमत है। ऐसी स्थिति में भी उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। यदि कुछ भी कर लीजिए, ऐसी स्थिति में कोई और आधार तो बनता नहीं, और वहां सरकार बनाने की स्थिति में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, और उनका गठबंधन मजबूत है और वो एक साथ खड़े हैं। सबसे एक बड़ी बात ये कि ये सब उसी समय क्यों होता है? आप याद करिए, मणिपुर में राहुल गांधी चले तो साहब किस तरीके से मुरली देवड़ा के बेटे को एकदम से तोड़ करके ला करके मिला लिया गया, और शोर मचा रहे, वो तो जोड़ने निकले हैं, न्याय देने निकले हैं, वो तो टूट रही है। उसके बाद आगे निकले इसी तरीके से कुछ और कुछ और कुछ और करके, जब असम आए तो असम के छोटे छोटे लीडर्स को तोड़ के अपने यहाँ मिला लिया और वहां पर शोर मचाया। देखिए वो तो टूट रही है, वो आए हैं यहाँ जोड़ने। फिर उनपे एफआईआर दर्ज कर ली, कभी परमिशन नहीं दी, कभी कोई और बाधा पैदा की। उससे आगे बढ़े वो, जैसे बिहार में इंटर होने को थे, नीतीश कुमार टूट के चले गए। उसके बाद में लालू और उनके बेटे तेजस्वी को ईडी रोज रोज बुलाता रहा, जिससे वो शामिल नहीं हो सके। चलिए, इसके बावजूद जनता हर जगह उनके साथ खड़ी थी कि राहुल गांधी के पीछे आ रही थी, उनकी जय जयकार कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की तो ममता बनर्जी ने किस तरह से, याद होगा, पश्चिम बंगाल में जिस दिन एंट्री होनी थी यात्रा की, उसी दिन के एक दिन पहले ही कहा कि नहीं, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और राहुल गांधी की यात्रा फिर दबी और उसी को हाईलाइट किया गया। उसके बाद में अब फिर जिस तरह की स्थितियां हैं, फिर ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन से जो है हमारा सीटों का कोई वो नहीं, तालमेल हो रहा है, और इस तरह की बातें हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, तो मतलब फिर ये कौन सा बने रहेंगे और क्या करेंगे? चलिए, वो भी सही। अब कल जब राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ में झारखंड में प्रवेश करना है, तो उसके पहले वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। तमाम सारे राजनीतिक संकट पैदा कर दिए जाते हैं, और
पिछले 24 घंटे से यहां सरकार नहीं। खुद मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, जो विधायक दल के नेता हैं चंपई, उन्होंने चिट्ठी लिखी राज्यपाल को कि पिछले 18 घंटे से राज्य में कोई सरकार नहीं, न तो राष्ट्रपति शासन है, न ही मुख्यमंत्री का शासन। ऐसी स्थिति में न ही कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति में ये तो जंगल राज से भी बुरी चीज हो गई। जंगल में भी एक राज चलता है, चाहे कबीले का चले, चाहे किसी चीज का चले, मुखिया का चले, लेकिन यहां तो उससे भी बुरी स्थिति। क्यों? जब चुनी हुई लोकप्रिय सरकार है तो उसे आप क्यों नहीं बुला रहे? जब आप बिहार में 15 मिनट में बुला लेते हैं नीतीश कुमार को दोबारा, तो यहां 18 घंटे बाद भी नहीं बुला रहे। तो ये सवाल जायज। और हेमंत सोरेन ने जाते जाते कहा, उस शिबू सोरेन के बेटे लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, तो लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ये इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कर रहा है, जो भी उसके साथ खड़े, और जो नहीं है या जो छद्म है उन सबको आप समझ सकते हैं। तो जनता उनका सबक देखा है, क्योंकि राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में भी वो समर्थन मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, जबकि टीएमसी के लोग उनके साथ नहीं आए। उसके बाद यह हालत, तो आप समझिए इस तरह की स्थिति है। चलिए, जब ये हालात हो और राहुल गांधी का कल झारखंड आगमन हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए, भले ही विधायक रहे न रहे, मंत्री रहे न रहे, सरकार रहे न रहे, राहुल गांधी का प्रभाव देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है अब सबसे ज्यादा जो जोर होगा वो वहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ अपनी तोड़ फोड़ की जो अपनी उसकी नीति है, लोकतंत्र को खत्म करने की नीति है, जंगल राज कायम करने की नीति है, उस पर काम कर रही, क्योंकि तमाम उसके चहेते पूंजीपतियों का हक मर रहा था। और हक वो कैसा था? वो हक नहीं था, अवैध हक था। वो कब्जा करना चाहते हैं जल जमीन जंगल पे, उनके धंधे हैं, इसलिए सब। चलिए, अब इसके बाद आते हैं, इसी धंधे पे ही आते हैं। राहुल गांधी ने 2016 में कहा था पेटीएम मतलब पे टू मोदी, और पे टू मोदी का मतलब है पेटीएम। और उन्होंने बताया था कैसे कैसे ये कंपनी किस किस तरीके से चाइना की मदद से बनी है, और किस तरीके से यह जो पूरा ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें आज हमारे देश के, आप ये सोचिए, जिसमें 100 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं पेटीएम के, और 100 करोड़ अकाउंट हो गए हो जिसके, वो कंपनी इतने सालों से फर्जी तरीके से बैंकिंग का काम कर रही थी, फर्जी तरीके से। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने तो पहले ही दिन 2016 में कह दी थी, जब नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और नरेंद्र मोदी का विज्ञापन छपा था, नरेंद्र मोदी इसका विज्ञापन कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे कैसे इसका जो कमीशन है वो नरेंद्र मोदी और विदेशी कंपनियों के जेब में जाएगा। कुछ चुनी हुई 4-5 कंपनियां हैं, वो कमाएंगी, उनकी जेब में जाएगा। आज वही स्थिति है। आरबीआई ने अब 2024 में चिट्ठी जारी की है और कहा ये तो बैंकिंग थी नहीं, और इसलिए 29 फरवरी के बाद इससे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सके। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह फ्रॉड किया गया। आपको याद होगा जब कोविड आया था, तब भी राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने जनवरी महीने में कह दिया था कि कोविड आया है और इस तरीके से कितना बड़ा खतरा है। तब भाजपा के लोग उन पे टूट पड़े थे। जब वो पेटीएम पे बोले थे तब टूट पड़े थे, और जब उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को लेकर के कहा था तब टूट पड़े थे। याद करिए, इस देश में बेरोजगारी को लेकर के जब उन्होंने 2020 में ही कहा था जनवरी महीने में कि बेरोजगारी की स्थिति क्या हो गई और कैसे आने वाले वक्त में और बुरी हो जाएगी, और हमने आपने सबने देखा। आज करोड़ों करोड़ युवा हर जगह जहां से राहुल गांधी निकल रहे हैं वो बेरोजगार मिल रहे हैं।
तमाम सारे लोग उसका अपना दर्द बयां कर रहे हैं। किसानों की हालत बद से बदतर है और बहुत सारे लोग, लेकिन सरकार नहीं सुनने को तैयार। नोटबंदी से किस तरीके से बर्बादी हुई, जो तमाम सारे लोग खुश हो रहे थे, उन्हें पता है आज कि उसके कारण उद्योग धंधे बर्बाद हुए और चंद पूंजीपतियों को छोड़ के, कुछ दलालों को छोड़ के किसी को फायदा नहीं हुआ। और अंततः आज व्यापार धंधा सब कुछ बर्बाद है। और डिजिटल के नाम पे जिस तरीके से व्यवसाय को एक कुछ कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया है, कुछ अमेरिकन कंपनियां, चाहे अमेजॉन हो, फिर फ्लिपकार्ट हो, इस तरह से तमाम विदेशी कंपनियों के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और स्थिति ये है, हमारी चीज हमें बेची जा रही है और कमीशन जा रहा है किसी और को, लाभ कोई और कमा रहा है, वो विदेशों में जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हालत हो गई है इस देश में कि जिस तरीके से काम किया है उससे देश के लोगों का पैसा लूटा गया है। इन सब स्थितियों में आज जब बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार की, और नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है, ये अंतरिम बजट जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा दिया डिफेंस को। और डिफेंस में भी किस चीज के लिए? खरीद के लिए। यानी डिफेंस की डील होंगी, पैसे आएंगे, उनसे चुनाव के लिए पूरा आराम से खर्च होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए इतना पैसा दिया गया। और वहीं उसका 1/4 भी नहीं दिया गया कृषि को, कृषि के पूरे सारे कल्याण को लेकर कोई पैसा नहीं, 1/4 भी नहीं दिया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बुरी स्थिति आ गई। जबकि कोविड के दौरान याद करिए, देश की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बचाया था, कृषि सेक्टर नहीं बचाया था, हमारे किसान, हमारे खेतों ने बचाया था। आज उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनके लिए पैसा नहीं है, पूंजीपतियों के लिए पैसा है। यह बात इस बजट में भी उन्होंने साबित कर दी, जो बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं। श्रमिकों के लिए पैसा नहीं, यह भी साबित हो गया। और झूठी जीडीपी का जो आंकड़ा बताते हैं साहब, जो वैश्विक मानदंड है उसके मुताबिक यदि देखेंगे तो भारत की इस समय जीडीपी की जो रफ्तार है वो 3 से 4% के बीच में, जो कि 2014 तक होता था आंकड़ा उसके मुताबिक। लेकिन मानदंड अपने बदल लिए इंटरनली, और हिंदुस्तान के अंदर उसको 7% दिखाने के लिए जिस तरह से ड्रामा किए हैं वो हमारे सबके सामने है। इस देश की जीडीपी को यदि आप कहते हैं कि आज 3 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है, तो कैसे हो चुकी है? क्योंकि 2.5 ट्रिलियन तो इस देश पर कर्ज हो चुका है, 2.5 ट्रिलियन। यानी हिंदुस्तान की जीडीपी क्या है आप समझ सकते हैं, 2.5 ट्रिलियन कर्ज और टोटल 3 ट्रिलियन से कुछ ज्यादा। तो देश को इस हालत में ला करके ढकेल दिया है। चलिए, इसके बाद में हम जब और चीजों पे आते हैं तो एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा आया है कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार में बिल्कुल धंस चुका है, दुनिया के भ्रष्टतम देशों में से शामिल हो गया है। याद करिए, यही सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी हो या दूसरे हो, आम आदमी पार्टी हो और इनके लोग हो, यही सब शोर मचाते थे कि कांग्रेस सरकार बड़ी भ्रष्ट है, ये है वो है, जाने क्या क्या कहते थे। उस समय भारत 76वें नंबर पे था, 76 नंबर पे, और आज आकर के 93 नंबर पे आ गया। यानी दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की श्रेणी में शामिल हो गया नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। यह सत्य है। तो जब यह दशा हो तो आप समझिए, जो भ्रष्ट है वो दूसरों को भ्रष्ट बना करके जेल में डाल रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति, इस राजनीति में बर्बाद किया जा रहा है आपको, हमको, सबको। तो ऐसी स्थिति सरकार से, ऐसी सरकार से लड़ना है तो इसके लड़ने के रास्ते निकालने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के युवा विंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर के आज सड़क पर उतरे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया उस जो व्यवस्था के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या करता है, जिसने मेयर चुनाव में हत्या की। और
अब कांग्रेस पार्टी का, जब कल राहुल गांधी पहुंचेंगे झारखंड, तो झारखंड में बिगुल बजेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का यह कृत्य उन्हें ले डूबेगा। अब जनता इसका जवाब देगी, कोई और नहीं। और राहुल गांधी के ऊपर हर किसी का भरोसा पक्का होता चल रहा है। यही डर है, इसी डर के कारण नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और सारे खेल कर रहे हैं, राजनीतिक खेल कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी समझें और समझाएं, आगे जान लीजिए। राहुल गांधी तो हर बार पहले ही बता देते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो जानता है क्या इफेक्ट होगा। और जो फर्जी डिग्रीधारी होते हैं उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, वो सिर्फ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी परीक्षा दी ही नहीं। जय